लेकिन बेटा कैम्ब्रिज में राय चाहिए होगी आपकी, तो काइंडली पढ़ लें बोथ हो गए कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, तो बच्चे स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोसेसर फंडामेंटल्स के बारे में। देखें, एक कंप्यूटर सिस्टम के अंदर आपके पास दो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं उसके, ठीक है। एक उसके अंदर हार्डवेयर होता है और दूसरा उसके अंदर सॉफ्टवेयर होता है। अच्छा, ठीक है। अब हार्डवेयर में क्या क्या आता है हमारे पास बच्चे? हार्डवेयर में हमारे पास आती हैं इनपुट डिवाइसेस, हमारे पास आता है सीपीयू, हमारे पास आता है प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी और आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, तो अभी जो आज की क्लास में हम चीज डिस्कस करेंगे वो है सीपीयू। ठीक है, आज की क्लास में जिस चीज को हमने डिस्कस करना है वो क्या है? सीपीयू। ठीक है, नाउ सीपीयू स्टैंड्स फॉर बच्चे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसका रोल क्या है? ठीक है, सीपीयू का रोल ये होता है बच्चे कि ये क्या करता है? ये प्रोसेस करता है डेटा बाय एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, क्या बोला है मैंने? ये प्रोसेस करता है डेटा बाय एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शंस, ये याद रखना है आपने। ठीक है, यानी कि सीपीयू क्या करता है बच्चे? प्रोसेसेस डेटा बाय एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, मतलब इसका एक्चुअल फ्लो क्या होता है कि आप एक इनपुट प्रोवाइड करते हैं थ्रू सम इनपुट डिवाइसेस, फिर वो इनपुट प्रोसेस होती है। वो कौन प्रोसेस कर रहा होता है बच्चे? सीपीयू। और फिर वो एक आउटपुट जनरेट करता है जो कि आपको आउटपुट डिवाइस के थ्रू स्क्रीन पे या किसी भी और आउटपुट डिवाइस के थ्रू शो होती है। ठीक है, यानी आप इनपुट देते हैं थ्रू इनपुट डिवाइस और वो प्रोसेस होती है थ्रू सीपीयू और वो आउटपुट जनरेट करता है थ्रू सम आउटपुट डिवाइस। ठीक है जी, यहां तक कोई क्वेश्चन बच्चे? नहीं। कोई सवाल बच्चे? अरसलान? ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखें, द सेकेंड थिंग दैट कम्स इज कि आपके पास ये जो सीपीयू है, ठीक है, ये सीपीयू किस आर्किटेक्चर के ऊपर बेस करता है? ठीक है, ये बच्चे बेस करता है वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर के ऊपर। ठीक है, यानी कि 1940 के अंदर एक बंदा था, ही वाज अ मैथमेटिशियन, जिसका नाम था जॉन वॉन न्यूमन। उसने एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया, स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट। आपका सीपीयू वही कॉन्सेप्ट यूज करता है। ठीक है, अब वो कॉन्सेप्ट क्या था? तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर। ठीक है जी, ओके। सो जॉन वॉन न्यूमन developed the concept of stored program in 1940। ठीक हो गया, या फिर इन द 1940s, राइट? यहां तक कोई क्वेश्चन? अब ये है क्या, वो हम बात करते हैं उस बारे में। ठीक है, तो बच्चे ये स्टोर्ड प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट है क्या? इसको समझने से पहले मुझे ये बताएं कि आपका जो डेटा होता है, एक्चुअल डेटा, वो कहाँ पे पड़ा होता है? हार्ड डिस्क में। वैसे ही होता है ना, आपका जो एक्चुअल डेटा हार्ड डिस्क में होता है। ठीक है, हार्ड डिस्क से वो कहाँ पे आता है? रैम में। और रैम से कहाँ जाता है? ये स्टेप बाय स्टेप चलता है ना।
तो रैम को हम क्या कह देंगे जी बच्चे? रैम का क्या पर्पस होता है? रैम बच्चे इज अ रैंडम एक्सेस मेमोरी जो करंट इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हो रही है ना आपके कंप्यूटर के अंदर, ठीक है, जो करंट डेटा उसको रिक्वायर्ड होता है वो सारे का सारा रैम के अंदर पड़ा होता है, ठीक है। अच्छा, ये आगे जाके इसके रोल हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बहरहाल हुआ ये कि जॉन वॉन न्यूमन क्या कहता है? जॉन वॉन न्यूमन ये कहता है स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट में कि आपके पास जो डेटा है एंड इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, जो आपका डेटा है और इंस्ट्रक्शंस हैं, विल शेयर द सेम मेमोरी। विच मेमोरी बच्चे? मेन मेमोरी। कि आपका जो डेटा है और जो इंस्ट्रक्शन है वो सेम मेमोरी यूज करेंगे। मतलब कहने का ये है कि सपोज करो मेरे पास डेटा है ये और एक इंस्ट्रक्शन है ये, ठीक है। तो बच्चे ये जो डेटा है और ये जो इंस्ट्रक्शन है, ये दोनों के दोनों दे बोथ विल बी स्टोर्ड इनसाइड द सेम मेमोरी विच इज व्हाट? मेन मेमोरी, यानी कि रैम। समझ आई कि नहीं मेरी बात आपको? ये दोनों के दोनों कहां पे स्टोर होंगे? रैम में। और रैम से कहां पे जाएंगे? मतलब सीपीयू विल एक्सेस द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेन मेमोरी और उसको क्या करेगा? वो प्रोसेस कर लेगा और डेटा भी वहीं से एक्सेस कर लेगा, दोनों चीजें, ठीक है। उसको कहीं और से डेटा और कहीं और से इंस्ट्रक्शन उठाने की जरूरत नहीं है, दोनों की दोनों चीजें एक ही मेमोरी में हम डाल देंगे ताकि सीपीयू इजीली दोनों चीजें यहां से उठा के प्रोसेस कर ले, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट था वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर का, ठीक है। और दूसरा इसने क्या बात कही? दूसरी बात इसने ये कही जॉन वॉन न्यूमन भाई साहब ने, ठीक है, कहता है कि आपके पास जो इंस्ट्रक्शन है ना, जो सीपीयू फेच करेगा फ्रॉम द मेन मेमोरी, राइट, वो फेच करेगा इन अ सीरियल मैनर ना। मतलब इंस्ट्रक्शन फेच की उसने, उसको जब एग्जीक्यूट करेगा तो सीरियल मैनर के अंदर एग्जीक्यूट करेगा, यानी पहले एक इंस्ट्रक्शन चलेगी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, राइट। समझ रहे मेरी बात आप? ठीक है। तो ये दो पॉइंट्स हैं इसके, मेन पॉइंट्स। ओके, तो सेकंड पॉइंट क्या हुआ कि it fetches instructions from main memory and executes them in a serial manner। ठीक है बच्चे? ओके जी, गिव मी अ मिनट बच्चे, गिव मी अ मिनट। Two 2,000 years later. अच्छा जी, आवाज आ रही है बच्चे आपको मेरी? नहीं। ओके ओके, लिख लिया, ग्रेट। अच्छा जी, और आखिरी, अच्छा जी, और आखिरी और थर्ड पॉइंट है जो वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर का, वो क्या कहता है कि सीपीयू देन स्टोर्स द रिजल्ट बैक इनटू द मेमोरी। टू मेमोरी। क्लियर बच्चे? ओके, आगे बढ़ते हैं। सॉरी, आपके पास जो सीपीयू के कंपोनेंट्स है ना, लाइक व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू, मतलब सीपीयू कैसा दिखता है,
इस तरह से कि CPU, मतलब सपोज करें कि ये एक CPU है, ठीक है, इट्स अ CPU। इस CPU में ना आपके पास क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। आपके पास बच्चे होता है ALU का एक यूनिट, एक होता है CU का यूनिट, और एक होता है बच्चे रजिस्टर्स, ठीक है। और ये सारे के सारे कंपोनेंट्स आपस में अटैच्ड होते हैं थ्रू वायर्स, राइट। और उनको हम क्या कहते हैं, बसेस, ठीक है, उनको क्या कहते हैं हम, बसेस, ठीक है। मतलब जो कि क्या होती हैं बच्चे, फिजिकल वायर्स होती हैं। अच्छा अभी हमने क्या देखा था, ठीक है, कि आपके पास आपने कुछ इनपुट दी, वो इनपुट प्रोसेस हुई ना, दिस इज योर CPU, राइट। एंड देन फिर वो क्या करेगा, कुछ कुछ आउटपुट जनरेट करेगा, यही फ्लो था ना आपका। अच्छा, तो अब वो मेन ये प्रोसेसिंग कैसे हो रही होती है, वो हमें तभी पता चलेगा जब हमें ये पता होगा ALU का क्या काम है, CU का क्या काम है, रजिस्टर्स का क्या काम है। इन सभी के काम वन बाय वन हम देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं बच्चे ALU क्या है। तो यार बच्चे ALU स्टैंड्स फॉर अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। ये करता क्या है, ठीक है, जितने भी आपके लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं और अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं, नाम ही से पता चल रहा है ना, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, तो यानी जितने भी अरिथमेटिक ऑपरेशंस और जितने भी लॉजिकल ऑपरेशंस हैं बच्चे, वो ALU करता है। जी जी, हाँ, एग्जैक्टली, कंपैरिजंस, राइट। तो अरिथमेटिक ऑपरेशंस जैसे कि ऐड है, सब्ट्रैक्ट है, ठीक है, वगैरह वगैरह, वो कौन कर रहा होता है, ALU। और जितने लॉजिकल ऑपरेशंस हैं, ठीक है, जैसा कि कंपैरिजंस वगैरह हो गए ना, वैल्यूज को कंपेयर करना, वो कौन कर रहा होता है, ALU कर रहा होता है। ठीक हो गया, क्लियर है बच्चे, कुछ सवाल? ओके, बात करते हैं हम आगे बढ़ के थोड़ी सी CU की, ठीक है जी, कि CU क्या करता है, ठीक है। तो बच्चे CU स्टैंड्स फॉर कंट्रोल यूनिट, हाँ, कंट्रोल यूनिट, गुड, जबरदस्त बच्चे, ठीक है ठीक है, नहीं अच्छा तुक्का लगाया। अच्छा, नाउ कंट्रोल यूनिट क्या करता है बच्चे, कंट्रोल यूनिट कंट्रोल सिग्नल्स जनरेट करता है जो कि डिफरेंट कंपोनेंट्स को ये इंस्ट्रक्ट करते हैं कि उन्होंने करना क्या है, ठीक है। मतलब कंट्रोल यूनिट sends the control signals to different components instructing them what to do, ठीक है। यानी कि कंट्रोल यूनिट generates control signals and sends them to other components instructing them what to do, ठीक है जी, कि क्या करना है उसने, ठीक है। मतलब उसने रीड करना है, राइट करना है, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट, कुछ भी करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिख भी देता हूं मैं आपके लिए, फॉर एग्जाम्पल ऐड, सब्ट्रैक्ट, रीड, राइट, वो लिख लीजिए आप,
ठीक है। अच्छा, सेकंड चीज, आपकी इंस्ट्रक्शन को फेच करना। हमने क्या पढ़ा था ऊपर कि सीपीयू विल फेच द इंस्ट्रक्शन, ठीक है, वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर में। वो इंस्ट्रक्शन फेच करने का काम किसका है? सीपीयू में, सीयू का, ठीक है। नाउ fetches instruction from main memory, ठीक है। decodes the instruction, decodes and executes the instruction, right? fetch भी करता है और उसके बाद decode और execute भी करता है। क्लियर? जी जी, एग्जैक्टली, यस, ठीक है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। यहां तक कोई सवाल बचे? अच्छा, फिर दूसरा बच्चे कि कंट्रोल यूनिट बच्चे कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ डेटा अराउंड द सीपीयू। कि कंट्रोल यूनिट क्या करता है? कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ डेटा अराउंड सीपीयू एंड इट ऑल्सो कंट्रोल्स द टाइमिंग ऑफ ऑपरेशंस, ठीक है। ठीक है, विच इज व्हाट द क्लॉक स्पीड है, राइट। इसको हम क्या कहते हैं? ये क्या है आपके बच्चे, जिस चीज की बात हो रही है क्या है? क्लॉक स्पीड। क्लियर? कोई सवाल यहां तक? ओके, आगे चलते हैं। फिर तीसरी चीज जो हमने देखी थी बच्चे सीपीयू में, वो क्या थे? रजिस्टर्स। देखें, आपके पास कोई भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती है, उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ ना कुछ डेटा चाहिए होता है, हाँ या ना? नहीं। हाँ, तो उस डेटा को जहां पे स्टोर किया जाता है ना, वो ये जगह है, रजिस्टर्स, ठीक है। यानी कि रजिस्टर्स जो हैं स्मॉल मेमोरी लोकेशंस within the CPU which temporarily stores the data needed to execute an instruction, ठीक है बच्चे। एग्जैक्टली, ये समझ लें इस तरह, ठीक है। वो इंस्ट्रक्शन चलाता है ना, ठीक है, लेकिन उसके लिए जो नीडी डेटा होता है वो कहाँ पे जाता है, कहाँ पे स्टोर हुआ होता है? रजिस्टर्स के अंदर। अब वो कौन कौन से रजिस्टर है मैं भी बताता हूँ, वन बाय वन आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास बच्चे सबसे पहला रजिस्टर पीसी। नाउ पीसी स्टैंड्स फॉर प्रोग्राम काउंटर। पीसी स्टैंड्स फॉर प्रोग्राम काउंटर, ठीक है। अच्छा, ये समझाने से पहले ना
मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ, फिर मैं इनकी डेफिनेशंस पे आ जाऊँगा। पहले कुछ बेसिक चीज़ें आप समझें। देखिए, ओके, स्क्रीन नज़र आ रही है बच्चे? हुज़ैफा, हेलो, ओके। देखिए, आपके पास ना सपोज करें यहाँ पे ना मेमोरी लोकेशन है, और मेमोरी लोकेशन के अगेंस्ट यहाँ पे कोई भी इंस्ट्रक्शन पड़ी हुई है, ठीक है, या डेटा है, व्हाटएवर, डेटा या इंस्ट्रक्शन कुछ भी पड़ा हो सकता है। तो यार सपोज करो मेमोरी लोकेशन है 101, 102 और 103। 101 पे एक इंस्ट्रक्शन पड़ी हुई है LDDA, इसमें पड़ी हुई है ऐड बी, और इसमें पड़ी हुई है STOC, ठीक है, मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है, या फिर सपोज करें 2 इंस्ट्रक्शन है मेरे पास, ठीक है। तो मेरे पास बच्चे ये मेमोरी लोकेशन है, ठीक है, और ये डेटा और इंस्ट्रक्शन, यानी कि 101 पे ये एक इंस्ट्रक्शन पड़ी हुई है और 102 पे ये इंस्ट्रक्शन पड़ी हुई है। अब देखो होगा क्या, आपके पास एक रजिस्टर होता है PC, यानी प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर एक ऐसा रजिस्टर है बच्चे विच स्टोर्स द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी फेच्ड, यानी कि अभी सपोज करें इंस्ट्रक्शन नंबर जो करंट चल रही है ना, सपोज करें जो करंट इंस्ट्रक्शन चल रही है वो चल रही है अभी 100, ठीक है। तो पीसी के अंदर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस पड़ा होगा, तो मुझे बताओ पीसी के अंदर कौन सा एड्रेस पड़ा होगा अरसलान? अभी 100 चल रही है, तो पीसी के अंदर किसका एड्रेस पड़ा होगा? 101। तो पीसी के अंदर क्या पड़ा होगा बच्चे? 101। नाउ पीसी होल्ड्स द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, ठीक है, ओके। दूसरी चीज, ये जो एड्रेस है ना बच्चे, ये 101, ये कॉपी हो जाएगा एक रजिस्टर के अंदर, उसको हम कहते हैं MAR। MAR स्टैंड्स फॉर मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। MAR स्टैंड्स फॉर मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। तो आपके पास 101 पे क्या पड़ा? 101 सॉरी 101 कहाँ पे कॉपी हो जाएगा? MAR में। अब आपके पास एक रजिस्टर होता है बच्चे MDR। MDR स्टैंड्स फॉर मेमोरी डेटा रजिस्टर। तो बच्चे होता ये है कि MAR पे जो एड्रेस पड़ा हुआ है उस एड्रेस के अगेंस्ट जो भी डेटा है वो कहाँ पे आ जाता है? MDR में। मुझे बताओ 101 पे क्या पड़ा हुआ है? तो आपके पास LDDA कहाँ पे आ जाएगा? MDR में। फिर MDR से ये कहाँ पे जाता है? CIR। CIR स्टैंड्स फॉर करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, ठीक है। तो LDDA कहाँ पे आ जाएगा? करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर पे। और फिर आपके पास ये जो LDDA है इसको हम क्या करेंगे? डी कोड करेंगे, ऐसे ही है ना, डी कोड करेंगे। और फिर डी कोड करने के बाद क्या करेंगे? इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे। और आपके पास ये जो CIR है ये जब हो जाएगा डिकोड एग्जीक्यूट, देन हम क्या करेंगे बच्चे? आपके पास पीसी के अंदर बोलो +1 करेंगे और वापस से ये लूप इस तरह से चलेगा, यानी कि पीसी +1 होने के बाद अब क्या हो जाएगी? पीसी की वैल्यू पहले क्या थी? पहले क्या थी? 101 थी, अब क्या हो जाएगी? 102। तो फिर अब MAR में यानी ये 102 यहां से जाएगा और MAR में अब क्या आ जाएगा? 102। फिर LDDA की जगह क्या आ जाएगा? B। फिर ADDB जो है यहाँ पे आ जाएगा CIR में, फिर वो डिकोड होगा और एग्जीक्यूट होगा एंड द साइकिल कंटिन्यूज, राइट? समझ आया बच्चे? इसे हम कहते हैं फेच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल, ठीक है। ये देखो फेच भी हो रहा है ना पूरा, फिर डिकोड हो रहा है और एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है ना, फ्लो है ना पूरा। हाँ ना, तो डिकोड कौन कर रहा होता है? तो हो गया ना, ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं ना, वो बताते हैं ना, वो आगे जाए सब आहिस्ता आहिस्ता बच्चे, इजी, ठीक है। जी 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 जी। ये
ऑब्वियसली होता तो रजिस्टर्स का पार्ट ही है, लेकिन कंट्रोल यूनिट ही इसको ऑपरेट कर रहा होता है सारे को। ठीक है, तो ये क्या है बच्चे आपका फैच, डीकोड, एग्जीक्यूट साइकिल। ठीक है, अब इनकी डेफिनेशंस को देख लेते हैं। तो पीसी के बारे में हम पढ़ते हैं। तो पीसी जो है ना बच्चे, पीसी होल्ड्स द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, सॉरी, पीसी होल्ड्स द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, यानी कि इट होल्ड्स द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी फेच्ड। ये है पीसी। फिर उसके बाद आता है MAR, स्टैंड्स फॉर मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। नाउ MAR के अंदर हम क्या करेंगे, ये 2S जो है इनको साफ करके लिख दूं, कोई नहीं पता होता ना बच्चों का, सर समझ ही नहीं आया, अजीब अजीब काम कर देते हैं। ठीक है, और एक दफ़ा मैंने समझाते हुए मैंने इस तरह से लिखा था कोई कुछ, तो मैंने यहाँ पे ना एरो बनाए हुए थे कुछ के, इस तरह होता है, ऐसे होता है। ठीक है, और बच्चों ने पेपर के अंदर, एक दो बच्चे उन्होंने वो एरो भी बना दिए। ठीक है, मैंने क्या यार वो समझाने के लिए लिखे थे एरो, वो जैसे सूडो कोड नहीं में करा रहा होता, एरो से समझा रहा होता, उन्होंने वो एरो लगा दिए, उनको समझा, ये उन्होंने समझा ये कोड का पार्ट है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? ठीक है, जी जी, ठीक है। तो ये चीजें जो हैं वो कॉमन सेंस भी यूज करनी है ना थोड़ी सी। ठीक है, सो MAR क्या करता है बच्चे, स्टोर्स द एड्रेस ऑफ इंस्ट्रक्शन और डेटा। अच्छा, PC+1 इज अ पार्ट ऑफ दैट डिकोड, फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट साइकिल। ठीक है ना, वो उसका पार्ट है। पैरल, so stores the address of instruction or data to be fetched, stores the address of instruction to be fetched। ठीक है, now MDR, memory data register। memory data registers बच्चे store the data that has been fetched from the memory, stores the data that has been fetched from memory। ठीक हो गया, and where we fetched it from the address that is being pointed by MAR ना, भाई MAR का जो एड्रेस था वहां से फेच किया ना, ऐसे ही है। यानी MAR में जो एड्रेस आया था वहां पे जो डेटा पड़ा था वो कहां पे आ गया था, MDR में, ऐसे ही हुआ था ना। ओके, फिर उसके बाद कहां पे आ जाते हैं बच्चे हम, CIR। नाउ CIR स्टैंड्स फॉर करंट, हाँ जी, करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। Now CIR stands for current instruction register, stores the instruction that CPU is currently decoding or executing, stores the instruction that CPU is
currently decoding और executing। क्लियर है बच्चे? और आखिर में एक रजिस्टर है बच्चे, उसे हम कहते हैं एक्यूमुलेटर। ठीक है। अच्छा देखो, जो आपके पास अरिथमेटिक कैलकुलेशंस होती हैं सारी की सारी, कर तो एएलयू रहा होता है ना, जितनी भी अरिथमेटिक कैलकुलेशंस हैं। ठीक है। अब जितनी भी कैलकुलेशंस हैं उनका कोई ना कोई रिजल्ट भी तो आता होगा या नहीं आता होगा? हाँ, वो जो रिजल्ट है ना, कैलकुलेशंस का रिजल्ट, जो भी इंस्ट्रक्शन चलती है कुछ रिजल्ट प्रोड्यूस होता है, वो रिजल्ट जिस रजिस्टर के अंदर स्टोर होता है बच्चे, उसे क्या कहते हैं? एक्यूमुलेटर। ठीक है। वो एक्यूमुलेट करता है उन सारे रिजल्ट्स को। सो टेम्परेरली एक्यूमुलेटर क्या करता है? टेम्परेरली स्टोर्स द रिजल्ट्स of calculations being performed by ALU। पूरा लिख लीजिएगा आप, ठीक है ना, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। क्लियर है बच्चे? कंट्रोल यूनिट क्या? कंट्रोल वो उसके जो मैंने लिखवाए हैं ना फंक्शंस, वो एक दफ़ा पढ़ लेना, आपको खुद क्लियर हो जाएगा क्या क्या करता है। एक दो दफ़ा पढ़ोगे ना, यू विल बी क्लियर, राइट। आप शायद अभी पहली दफ़ा पढ़े हो ना तो कंफ्यूज हो रहे हो, एक दफ़ा और रीड करोगे तो क्लियर हो जाएगा। हाँ तो बस एग्जैक्टली बस यही है उसका काम। ठीक है। और इट ऑल्सो मेंटेन्स द सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस एंड द डेटा फ्लो, राइट, उनके दरमियान। करेंगे पास पेपर क्वेश्चंस तो आपको डिटेल में फिर और बताऊंगा। ठीक है। फिलहाल जो करा रहा हूँ मेन पॉइंट्स वो क्लियर हो रहे हैं आपको? ओके। एक्यू नहीं नहीं, वो पहले होता है या बाद में होता है ये हमारा कंसर्न नहीं है, राइट। ठीक है। जब इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाती है तो उसका रिजल्ट चाहे वो उससे पहले हो या बाद में हो, ठीक है, डजेंट मैटर। ठीक है। ये बहुत जगहों पे आपको पहले भी लिखा हुआ नजर आएगा फ्लो में, बाद में भी लिखा हुआ नजर आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। अच्छा, सो वापस आते हैं। तो बच्चे आपने एक चीज ऊपर नोटिस की थी, मैंने कहा था ना ये सारे के सारे कंपोनेंट्स जो हैं आपस में कनेक्टेड हैं थ्रू फिजिकल वायर्स, है ना, उनको हम क्या कहते थे? बसेस। आपके पास जो हैं 3 किस्म की बसेस होती हैं। ठीक है। द टॉपिक इज बसेस। ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ components within the CPU and wider systems are being connected by buses। कि आपके कंप्यूटर के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं आपस में कनेक्टेड होते हैं थ्रू बसेस, राइट। अब आपके पास जो बसेस होती हैं वो 3 किस्म की होती हैं। एक होती है बच्चे आपके पास डेटा बस, दूसरी होती है आपके पास बच्चे
एड्रेस बस। तीसरी होती है आपके पास बच्चे कंट्रोल बस। ठीक है जी। अच्छा, नाम से ही पता चल रहा है डेटा बस क्या कैरी करती होगी, डेटा। ठीक है, एड्रेस बस क्या कैरी करती होगी बच्चे, एड्रेस। और कंट्रोल बस क्या कैरी करती होगी, कंट्रोल सिग्नल्स। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है, तो लिख लेते हैं इनके बारे में। ठीक है जी। सो आते हैं डेटा बस पे। द डेटा बस transmits data from CPU to memory और IO कंट्रोलर्स। IO माना इनपुट आउटपुट कंट्रोलर। ठीक है, IO यानी इनपुट आउटपुट कंट्रोलर, इनपुट आउटपुट। ओके, दूसरी चीज कि ये बच्चे बाय डायरेक्शन होती है, विच मीन्स द डेटा कैन ट्रेवल इन बोथ डायरेक्शंस। ठीक है, मतलब CPU से इधर या इधर से इधर, राइट। क्लियर है। सो इट इज bidirectional, which means कंट्रोलर जो है ना यहां से उठा के पीछे लिख देते हैं क्योंकि मुझे यहां पे लिख देते हैं। which means data can travel in both डायरेक्शंस। ठीक है बच्चे, ये थी आपकी डेटा बस। आते हैं दूसरी बस पे, विच इज द एड्रेस बस। नाउ जैसे मैंने आपको बताया कि एड्रेस बस क्या कैरी करती है, एड्रेसेस को। सो द एड्रेस बस ट्रांसफर्स एड्रेसेस फ्रॉम CPU टू मेमोरी एंड इट इज यूनिडायरेक्शनल ओनली। मतलब ये सिर्फ यूनिडायरेक्शनल होती है, यानी कि इट ट्रांसमिट्स एड्रेसेस from CPU to memory। और ये क्या होती है बच्चे, unidirectional, which means the data can travel in only one direction, can only go from CPU to main memory, that's it। ठीक है। ऑन दी अदर हैंड अगर कंट्रोल बस की बात करें तो कंट्रोल बस क्या करती है बच्चे, कंट्रोल बस ट्रांसफर्स व्हाट बच्चे, हाँ जी, कंट्रोल सिग्नल्स। ठीक है, टू अदर कंपोनेंट्स, राइट, in the computer system such as memory or IO controllers। Control signals to other components such as memory or IO controllers। ठीक है, और ये भी आपकी क्या होती है बच्चे, बाय डायरेक्शन होती है। ठीक है, अच्छा मैं इसकी एक डायग्राम बना के आपको दिखा देता हूँ, वो भी पूछी जाती है। रुके जी, मैं डायग्राम उठाता हूँ कहीं से, उठाया जाए।
ओके, नजर आ रही है बच्चे? बस ये आपका सीपीयू है, ये मेमोरी है, ये आईओ कंट्रोलर्स वगैरह हो गए, ठीक है। और ये एरोज वगैरह से आपको पता चल जाएगा कौन सी यूनि डायरेक्शनल है, कौन सी बाय डायरेक्शनल है। एनी क्वेश्चन? ठीक है, आई शेयर द नोट्स विद यू, राइट। आप उसमें से फिर देख के बना लीजिएगा, ठीक है बच्चे? जी बच्चे और सलान बच्चे, यहां तक समझ आ रहा है आपको? गुड। अच्छा जी, आगे चलते हैं फिर। तो बच्चे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विच इज सीपीयू परफॉर्मेंस, ठीक है। देखें, आपके पास परफॉर्मेंस ऑफ द सीपीयू कैन बी इंक्रीज्ड बाय मल्टीपल फैक्टर्स, मतलब सीपीयू की परफॉर्मेंस को आप मल्टीपल तरीकों से क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। अब वो मल्टीपल फैक्टर्स क्या क्या हैं, उनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज, आपने एक टर्म सुनी होगी क्लॉक स्पीड की, ठीक है। देखें, आपके पास एक सिस्टम क्लॉक होती है कंप्यूटर के अंदर, राइट, सिस्टम क्लॉक, ठीक है। सिस्टम क्लॉक क्या करती है बच्चे? सिस्टम क्लॉक डिफाइन करती है क्लॉक साइकिल्स को, जो कि सिंक्रोनाइज करता है ऑल कंप्यूटर ऑपरेशंस को, राइट। मतलब सिस्टम क्लॉक क्या करती है? सिस्टम क्लॉक डिफाइंस द क्लॉक साइकिल which synchronizes all computer operations. ठीक है जी। अब आपके पास ये जो सिस्टम क्लॉक है, ठीक है, ये क्लॉक स्पीड को एडजस्ट करने के लिए यूज की जाती है। नाउ क्लॉक स्पीड क्या होती है? क्लॉक स्पीड ये होती है बच्चे कि आपके पास एक सेकंड में कितने प्रोसेसेस सीपीयू कैरी आउट कर सकता है, यानी कि नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, पर सेकंड, ठीक है, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट सीपीयू कैन प्रोसेस पर सेकंड, ठीक है। ये क्या होती है बच्चे? आपकी क्लॉक स्पीड होती है, ठीक है, ये आपकी क्लॉक स्पीड होती है और सिस्टम क्लॉक ये एडजस्ट करती है। अब मुझे ये बताएं, अगर मैं क्लॉक स्पीड इंक्रीज कर दूं, ठीक है, मतलब सपोज करें, आपने देखा होगा कंप्यूटर्स के अंदर कि जी आपके पास जो क्लॉक स्पीड है ना सीपीयू की, वो है 2.5 गीगाहर्ट्ज, पढ़ा होगा आपने, ठीक है, या देखा होगा आपने, ठीक है। तो 2.5 गीगाहर्ट्ज का मतलब पता है क्या है? 2.5 गीगाहर्ट्ज का मतलब है कि जो आपका प्रोसेसर है वो 2.5 बिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड चला सकता है, ठीक है। तो अगर मैं ये जो मेरी क्लॉक स्पीड है ये 2.5 से कितनी कर दूं, 2.7 गीगाहर्ट्ज, यानी क्लॉक स्पीड इंक्रीज कर दूं, तो अब पर सेकंड नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन ज्यादा चल पा रही है ना। पहले आपके पास 2.5 बिलियन चल पा रही थी, अब 2.7 बिलियन चल पाएंगी, राइट। सो बाय इंक्रीजिंग द क्लॉक स्पीड वी कैन बूस्ट द परफॉर्मेंस, राइट। सो पहला फैक्टर क्या है? हाउ कैन यू इंक्रीज द परफॉर्मेंस? बाय इंक्रीजिंग द क्लॉक स्पीड जी। ठीक हो गया बच्चे? आगे बढ़ते हैं। दूसरी चीज देखें, आपके पास ना एक होती है सिस्टम बस। सिस्टम बस आपने पढ़ा होगा, बसेस होती है हमारे पास, कंट्रोल बस, है ना। ओके, देखिए आपके पास जो बस होती है, बस इज एक्चुअली अ फिजिकल वायर, राइट, इट्स अ फिजिकल वायर। अब आपके पास एक वायर एक वक्त में एक बिट कैरी कर पाएगी,
यानी सपोज करें मेरे पास दो कंपोनेंट्स हैं, एक कंपोनेंट ए है और एक कंपोनेंट बी है, ठीक है। इस कंपोनेंट ए और बी के दरमियान में मैं एक वायर लगाता हूँ, तो एक वक्त में सिर्फ एक बिट ट्रेवल कर पाएगा, ऐसे ही है। अच्छा, मैं यहाँ पे दो वायर्स लगा दूं, फिर दो बिट ट्रेवल कर पाएंगे। मैं तीन वायर्स लगा दूं, फिर तो अगर मैं नंबर ऑफ वायर्स क्या करूं बच्चे, इंक्रीज कर दूं, ठीक है, यानी वायर मींस बस, अगर इस बस की विड्थ बढ़ा दूं यानी नंबर ऑफ वायर्स इंक्रीज कर दूं, तो एट वन टाइम्स ज्यादा डेटा ट्रांसफर हो पाएगा, ऐसे ही है। तो इससे आपकी परफॉर्मेंस क्या हो जाएगी, बेहतर, ठीक है। तो यानी कि द विड्थ, द परफॉर्मेंस कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द बस विड्थ। कि आप क्या करेंगे बच्चे, बस विड्थ इंक्रीज करेंगे तो ये हो जाएगा, विच मीन्स मोर डेटा, ठीक है। कैन बी ट्रांसफर्ड ना पर सेकेंड। ऐसे ही है, okay. फिर उसके बाद आपके पास देखें जो सीपीयू होता है, ठीक है। अ सीपीयू कैन हैव मल्टीपल कोर्स, एक सीपीयू के अंदर मल्टीपल कोर्स हो सकते हैं। आपने वर्ड सुना होगा डुअल कोर, क्वाड कोर, ऑक्टा कोर। अब बेसिकली जो कोर होता है एक सीपीयू के अंदर, अगर सपोज करें एक सिंगल कोर है, ठीक है, उस सिंगल कोर का काम क्या होता है, एक इंस्ट्रक्शन को मतलब फेच करना, डीकोड करना और एग्जीक्यूट करना, ठीक है। यानी एक कंप्यूटर के अंदर अगर मैं बात करूं, सपोज करें मैं कि यहाँ पे आपके सामने एक सीपीयू बनाता हूँ, उस सीपीयू के अंदर एक सिंगल कोर है, ठीक है। इस सिंगल कोर के तीन काम है, सपोज करें ये सिंगल कोर के तीन काम है, इंस्ट्रक्शन को फेच करना, ठीक है, दिस इज जस्ट वन कोर, ठीक है। फेच, डीकोड और एग्जीक्यूट करना एक कोर का ये काम है, ठीक है। अगर बच्चे ये एक कोर के बजाय मैं दो कोर कर दूं, ठीक है, यानी कि एक कोर नहीं है, अब यहाँ पे कितने कोर्स हैं इसके अंदर, सपोज करें दो कोर्स हैं, ठीक है, यानी ये कोर 1 हो गया और ये कोर 2 हो गया। तो अगर एक सीपीयू में एक वक्त में दो कोर्स हैं, तो अब मुझे ये बताएं आप कि क्या मैं ये कह सकता हूं कि मेरे पास एक वक्त में दो इंस्ट्रक्शन चल रही हैं, ठीक है, तो आपकी परफॉर्मेंस बेहतर नहीं होगी, ठीक है। तो यानी कि बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ ठीक हो गया, बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ कोर्स, ठीक हो गया जी। कोई यहां तक सवाल बच्चे? इससे क्या होगा कि परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी, यानी कि मोर इंस्ट्रक्शंस या मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस, मल्टीपल fetch, decode, execute cycles can run simultaneously, can run in parallel, right? अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। आपके पास एक और चीज होती है बच्चे, कैश मेमोरी। पढ़ा होगा आपने कैश मेमोरी के बारे में, ठीक है।
आपके पास कैश मेमोरी अगर हम क्या कर दें, बढ़ा दें, ठीक है, तो बेसिकली पहले तो सवाल ये है कि कैश मेमोरी होती क्या है? व्हाट इज कैश मेमोरी? हाँ, एग्जैक्टली, स्टोर्स frequently used instructions। देखें, सीपीयू को बार बार इंस्ट्रक्शन मेन मेमोरी से उठानी पड़ती है, ठीक है। तो अगर हम कैश मेमोरी बढ़ा दें, कैश मेमोरी इज अ मेमोरी विच इज इनसाइड द सीपीयू, राइट, ये सीपीयू के अंदर होती है। तो अगर हम कैश मेमोरी बढ़ा दें तो सीपीयू को बार बार रैम से उठाना नहीं पड़ेगा, बल्कि वो अपने अंदर ही स्टोर कर लेगा अपनी कैश मेमोरी में, ठीक है। तो आपके पास एक्सेस टाइम कम हो जाएगा, ठीक है, यानी स्पीड फास्ट होगी ना, कैन स्पीड अप द सीपीयू परफॉर्मेंस, राइट, यानी कि रिड्यूसेस द एक्सेस टाइम, ठीक है। टू fetch instruction from main memory। ठीक है जी बच्चे, तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनसे हम परफॉर्मेंस जो है कंप्यूटर की बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। और एक लास्ट चीज के व्हाट इज इंस्ट्रक्शन सेट बच्चे? नहीं पता। देखिए, आपके पास ना कोई भी एक इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, सपोज करें हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन है ये वाली LDDA, ठीक है। इस इंस्ट्रक्शन का मतलब ये है कि लोड करो A को किसमें, एक्यूमुलेटर में। अब मुझे बताएं, ये जो मैंने एक इंस्ट्रक्शन आपके सामने लिखी है, इस इंस्ट्रक्शन के दो पार्ट्स हैं। क्या है बच्चे? इसके दो पार्ट्स हैं। ये जो पहले वाला पार्ट है ये बच्चे होता है हमारा ऑप कोड, क्या होता है, और दूसरा ऑपरेंड होता है। ऑप कोड क्या होता है? ऑप कोड इज द ऑपरेशनल कोड। ऑप कोड क्या होता है? ऑपरेशनल कोड, यानी क्या काम करना है हमने, और ऑपरेंड यानी किसके ऊपर ये काम करना है, ठीक है। ऑप कोड क्या डिफाइन करता है, क्या काम करना है, ऑपरेंड यानी कि जिसके ऊपर ये करना है, ठीक है। तो एक इंस्ट्रक्शन के दो पार्ट्स होते हैं बच्चे, ऑप कोड और ऑपरेंड, यानी कि आपके पास कोई भी इंस्ट्रक्शन होगी, जैसे ये एक है, इसके अलावा और बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस हो सकती हैं, ठीक। नाउ इंस्ट्रक्शन सेट बच्चे क्या होता है? इंस्ट्रक्शन सेट इज अ लिस्ट ऑफ ऑल कमांड्स दैट कैन बी प्रोसेस्ड बाय सीपीयू। लिस्ट ऑफ all commands that can be processed by CPU, यानी कि वो तमाम की तमाम कमांड्स जो कि CPU प्रोसेस कर पाता है उसको हम क्या कहते हैं? इंस्ट्रक्शन सेट कहते हैं, ठीक हो गया। और each command has a unique binary code। तो बच्चे फिर मिलते हैं ड्रैगन बॉल से के नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं।